सभी को नमस्ते। सिंपोजियम 12 यूट्यूब चैनल पर मैं सिद्धार्थ आप सभी का दोबारा से स्वागत करता हूं। तो कल के जो भाग में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी सब चीज़ें थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, सभ्यता की खोज कैसे हुई, सभ्यता के केंद्र कौन कौन से थे, इसके अलावा वहाँ के भोजन निर्वाह के क्या तरीके थे, इसके अलावा वहाँ के लोग जो खेती करते थे वो कैसी करते थे। पशुपालन के बारे में हमने देखा कि वहाँ के लोग किन किन जानवरों को पालतू बनाते थे। फिर नगर नियोजन के बारे में देखा कि जो उनका एक नियोजित नगर था मोहनजोदड़ो, उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे चलते हुए हमने शिल्प उत्पादन के बारे में भी देखा था कि शिल्प उत्पादन के कौन कौन से केंद्र थे, जो वो मन के बनाते थे वो किस आकार के बनाते थे, मन के किस प्रकार बनाते थे, कच्चे माल किस किस कच्चे माल का प्रयोग करते थे। तो आगे हम बढ़ते हुए एक जो मुख्य विषय है वो देखेंगे सामाजिक भिन्नता। उसके बारे में देखेंगे कि सभ्यता में सामाजिक भिन्नता थी या नहीं थी। तो आप सभी को पता हो जो सामाजिक भिन्नता है वो हर समाज में होती ही है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पे लोग समान होते हैं, जहाँ पे सभी लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी उसी प्रकार थी जहाँ पे भी सामाजिक भिन्नता थी ही। तो अब हम देखते हैं कि इतिहासकार जो हैं वो सामाजिक भिन्नता को कैसे पता लगाते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में तो हमने जाना नहीं है। तो इतिहासकारों ने सबसे पहले वहाँ से जो चीज़ें मिली है उनका अवलोकन किया और बताया कि यहाँ पे सामाजिक भिन्नता थी। जो पहली चीज़ थी वो था जो मृतकों को दफनाने का तरीका। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिस्र की सभ्यता में पिरामिड बना के लोगों को दफनाया जाता था, उसी प्रकार यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता में भी हमें पिरामिडों के अंश मिले हैं। और कई जगहों पे इन पिरामिडों को राजकीय समाधान कहा गया है कि यहाँ पे जो जितने भी लोग होते थे उनको एक साथ दफनाया जाता था। आमतौर पर एक कब्रिस्तान कह सकते हैं हम। तो इनमें अब हम कैसे सामाजिक भिन्नता का पता लगाते हैं इन 100 दफनाने के तरीके से। तो इसके लिए इतिहासकारों ने अनेक तरीके अपनाए हैं। पहला था कि इन गर्तों की जो आकार थे, कई गर्त ऐसे थे जो मतलब सामान्यतः मिट्टी के ही थे और कई गर्त ऐसे थे जो ईंटों से चिनाई की गई थी जिनकी। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो गरीब तो होते थे, जिनके पास संसाधन नहीं होते थे, वो अपने किसी परिवार वाले को यदि दफनाना होता था तो वो सीधे सामान्यतः गर्त बनाकर उन्हें दफना देते थे। और जो अमीर होते थे वो ईंट से चिनाई करवा के उन्हें दफनाते थे। इसके अलावा जो हमें शव मिले हैं, शव के जो अवशेष मिले हैं, उनके साथ कुछ आवश्यक सामग्री मिली है। तो वो हर शव के साथ आवश्यक सामग्री मिली है, लेकिन उनमें भी भिन्नता है। पहली भिन्नता यह है कि कुछ शवों के साथ विलासिता की वस्तुएं, महंगी वस्तुएं दफनाई गई हैं और कुछ शवों के साथ सामान्यतः प्रयोग में लाने वाली सस्ती वस्तुएं दफनाई गई हैं। आमतौर पे मृत भांड और आभूषण जैसी वस्तुएं दफनाई गई हैं। तो इनमें भी कई प्रकार की भिन्नता है। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो सामान्य दर्जे के लोग होते थे वो अपने परिवार के जो मृतक होते थे उसके साथ मृत भांड, शंख के छल्ले, तांबे के बर्तन, दर्पण, मनके इत्यादि दफनाते थे। और जो ऊंचे घराने के अमीर व्यक्ति होते थे वो अपने शव के साथ सोने के आभूषण, कॉइन्स के पात्र इत्यादि दफनाते थे। तो इस समाधान के तरीके से भी हमें पता लगता है कि वहाँ पे सामाजिक भिन्नता थी। आगे चलते हुए हम वहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उससे पता लगाएंगे कि वहाँ पे सामाजिक भिन्नता थी या नहीं थी। तो इतिहासकारों ने वहाँ से जितनी भी वस्तुएं मिली है उन्हें दो भागों में बांटा है। पहला है रोजमर्रा की वस्तुएं और दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। तो रोजमर्रा की वस्तु उन्हें बताया है जो हर जगह से मिली है, जैसे कि मिट्टी और पत्थर के पदार्थ जो है, मिट्टी के जो बर्तन है, सुई है, चक्की है, जो कि कालीबंगा जैसे बस्तियों से मिली है। तो इन्हें उन्होंने बताया है जो छोटे पदार्थ है कि ये रोजमर्रा की वस्तुएं है, ये सामान्य परिवार का हर व्यक्ति प्रयोग में लाता होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जैसे कि फॉइन्स के पात्र। तो यहाँ पे फॉइन्स एक
ऐसी धातु होती थी जिसपे दो पत्थरों को मिश्रित करके बनाया जाता था और उसे एक पात्र बनाते थे जो कि बहुत ही खूबसूरत होता था, जो कि एक विलासिता पूर्ण वस्तु के रूप में जानी जाती थी। इसके अलावा कीमती वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, सोने के आभूषण इत्यादि, तो इन्हें विलासिता की वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जितनी भी चीज़ें मिली है वो हमें मिली है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। जो विकसित नगर थे वहाँ से ये विलासिता की चीज़ें ज़्यादा मिली है और ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो हमें कालीबंगा जैसे बस्तियों से मिली है। तो इतिहासकार ये जो चीज़ें हमें मिली हैं उससे यह बताते हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ें और विलासिता की चीज़ें अलग अलग है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो हर जगह नहीं मिली है और विलासिता की चीज़ें जो छोटे बस्तियों से नहीं मिला है, तो इससे यह पता चलता है कि वहाँ पे गरीब और अमीर दोनों तरह के लोग रहते थे। एक ऐसे थे जिनके पास सारे संसाधन उपलब्ध थे और दूसरे ऐसे थे जिनके पास संसाधन सिर्फ सीमित थे। आगे बढ़ते हुए जैसा कि हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो में दो प्रकार के नगर थे। पहला था सिटाडल जो कि दुर्ग कहते थे, जो ऊपरी नगर था, और दूसरा था निचला नगर। तो इससे भी सामाजिक भिन्नता का पता चलता है, क्योंकि ऊपरी नगर में जो भी लोग रहते थे वो अमीर लोग थे और जो निचले नगर में लोग रहते थे वो सामान्य परिवार के लोग होते थे, वो गरीब लोग होते थे और जिनका मतलब कार्य होता था कि ऊपर नगर के लोगों की सेवा करना। तो इस सबसे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोगों में सामाजिक भिन्नता थी। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन में जो मुख्य चीज़ें थी वो थी कृषि, पशुपालन, मनके बनाना, व्यापार, बाट, मुहर बनाना इत्यादि। तो इनमें से जो पशुपालन है वो हम पिछले भाग में कवर कर चुके हैं, कृषि के बारे में भी पिछले भाग में कवर कर चुके हैं और मनके बनाने के बारे में भी पिछले भाग में हम कवर कर चुके हैं। तो जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि व्यापार, बाट बनाना और मुहर बनाना, वो इस भाग में हम कवर करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार थी वो आंतरिक और बाह्य दोनों थी, अर्थात कि सभ्यता के अंदर भी व्यापार होता था और सभ्यता से बाहर जो दूसरे देश होते थे उनसे भी व्यापार होता था। तो आंतरिक व्यापार में ये राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत इत्यादि स्थानों से व्यापार करते थे। और हम बाहरी व्यापार पे देखें तो ये अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया, ओमान इत्यादि स्थानों से व्यापार करते थे। अब हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि ये व्यापार जो थे वो बाहरी स्थानों से करते हैं। तो मेसोपोटामिया के कब्रों से सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुहर है ठीक उसी प्रकार के मुहर हमें मेसोपोटामिया के कब्रों से भी मिली है। तो इससे यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अलावा ओमान से ये तांबा मंगाते थे और जो लाजवर्द इनका पत्थर होता था वो ये मंगाते थे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में जो सोर्तुगई स्थान है वहाँ से ये लाजवर्द मनी के पत्थर मंगाते थे, क्योंकि यहाँ पे उस लाजवर्द मनी के पत्थर का बहुत ही अधिक स्रोत था। हमें ओमान से एक हड़प्पा का बर्तन मिला है जो कि एक सुराही के शेप आकार का है। तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की चीज़ें हमें ओमान से मिलती है, तो इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ओमान से व्यापार होता था। अब जो ये व्यापार होता था वो मुख्यतः समुद्री मार्ग से होता था, क्योंकि हमें कई स्थलों पे ऐसी चीज़ें मिली है जहाँ पे मुहरों पे नाव के आकार मिले हैं हमें। तो हमें पता चलता है कि इनका जो व्यापार होता था वो नाव से होता था, क्योंकि इन्हें नाव के बारे में जानकारी थी। आंतरिक व्यापार में ये राजस्थान के खेतरी से तांबा मंगाते थे, गुजरात से के लोथल से ये कार्निलियन पत्थर मंगाते थे और दक्षिण भारत से ये सोना मंगाते थे। तो इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापार था वो आंतरिक भी था और बाह्य भी था। आगे बढ़ते हुए हम इनके आर्थिक जीवन का एक जो मुख्य आधार था बाट बनाना, उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो बाट बनाते थे वो चर्ट नाम के पत्थर से बनाते थे। जो बाटों का आकार होता था वो एक समान अनुपात में होता था, जैसे 1, 2, 4, 8, 16 से लेके अनंत तक।
इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने ऐसा भी माना है कि ये जो बाट बनते थे वो 16 के अनुपात में बनते थे, जैसे 16, 32, 64, 128 और आगे तक, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो 16 वाली इकाई थी वो हमारे भारत में आगे तक प्रचलित रही। हमें पहले तक कई सालों तक, आज से लगभग 25-30 सालों तक 16 आने का 1 रुपया हम मानते थे। तो इतिहासकारों ने इस आधार पे बोला है कि 16 के अनुपात में वो बनाते थे। तो जो बाट मिले हैं वो छोटे और विशाल दोनों प्रकार के मिले हैं। तो इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जो छोटे बाट होते थे जिनका आकार कम होता था, उनका प्रयोग मुख्यतः जो महंगी वस्तुएं होती थी जैसे आभूषण इत्यादि को तौलने के लिए किया जाता होगा, और जो बड़े बाट मिले हैं उनका प्रयोग अनाज इत्यादि को तौलने में किया जाता होगा, या फिर व्यापारी इनका प्रयोग करते होंगे अपने सामान को तौलने के लिए। अब अगला जो इनका आर्थिक क्रियाकलाप था वो था मुहर बनाना। तो जो मुहर बनता था वो विभिन्न आकारों में बनता था। जो मुहर बनता था वो विभिन्न आकारों में बनता था, जिन पे कई प्रकार की कलाकृतियाँ उकेरी जाती थी। अब इतिहासकारों में यहाँ पे द्वंद्व है। कई इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि जो ये मुहर बनाते थे उन पे एक यह व्यापारी का एक ट्रेडमार्क होता था, और जब व्यापारी अपने गट्ठर को बांध देता था तो उस पे एक यह मुहर लगा देता था, और यदि दूसरे व्यापारी तक जब सामान पहुंचता था और जो मुहर से छेड़छाड़ की गई होती थी तो ऐसा माना जाता था कि जो सामान है वो रास्ते में किसी न किसी ने इससे छेड़छाड़ की है। तो यह एक मुहर जो होता था वो सामान के प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि नहीं, ये इन मुहरों का प्रयोग हड़प्पा वासी अपने पुरखों के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए करते थे। ये मुहर उन्हें पुरखों से मिलते थे और इन मुहरों की वो पूजा करते थे, क्योंकि हमें कई स्थानों पर मुहरों पर देवी देवताओं के चित्र, जैसे कि हमें एक मुहर ऐसी मिली है जिसपे एक 3 सिंह वाले इंसान एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यह एक उनका देवता होगा और इनकी पूजा, मुहरों की वो पूजा करते होंगे, इसलिए इतिहासकारों में ही मुहरों को लेकर द्वंद्व है। आगे चलते हुए हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक मातृ देवी की पूजा होती थी। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सभ्यता के कई मुहरों पे हमें देवियों की आकृति वाले मुहर मिले हैं। इसके अलावा कई मूर्तियां भी ऐसी मिली हैं जो औरतों के आकार में है। हमें एक ऐसी मुहर मिली है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से वृक्ष निकल रहे हैं। तो इससे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो पृथ्वी देवी है, और यह पृथ्वी देवी वृक्षों को जन्म दे रही, वृक्षों का प्रजनन कर रही है, जिसके द्वारा हड़प्पा में खुशहाली आ रही है, और वो हड़प्पा के जो निवासी है उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पे अन्य ऐसी देवी देवताओं की भी मूर्ति हमें मिली है। तो हमें पता चलता है कि वे जो मदर डाइटी मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे। आगे चलते हुए हम देखेंगे कि वहाँ से कई ऐसे भी मुहरें मिली है जो जिसपे वृक्षों की आकृति बनी हुई है, जैसे कि पीपल। तो हम ऐसा मानते हैं, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जैसे वहाँ पे सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पीपल की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, क्योंकि वृक्षों से उन्हें आवश्यक सामग्री मिलती थी जैसे फल इत्यादि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे, और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। तो इतिहासकार इस पे भी अमल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुओं की भी पूजा करते हैं। यह जितनी भी चीज़ें हैं वो अनुमान पे ही आधारित है, क्योंकि कई ऐसे पशु हैं जिनकी आकृति हमें मुहरों पे मिली है, जैसे कि गेंडा, सांड, एक सिंह वाला हिरन इत्यादि। तो अब इतिहासकार ऐसे अनुमान लगाते हैं कि इन्हें इन पशुओं के बारे में जानकारी थी और इन्होंने इनके मुहरे पे इनकी कलाकृति उकेरी है, तो संभवतः ये उनकी पूजा करते होंगे मुहरों के द्वारा। इसके अलावा हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुरुष देवता की भी पूजा करते हैं। हमें एक ऐसी आकृति मिली है मुहर पे जिसमें एक व्यक्ति है जिसके 3 सिंग हैं और वो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। इसके अलावा एक ऐसी मुहर मिली है जिसमें एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में है और उसके चारों ओर जानवर है, और तो इतिहासकार इसे पशुपति नाथ बताते हैं। और
बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है थे वो पुरुषों की भी पूजा करते थे, पुरुष देवताओं की भी। इसके अलावा हमें सभ्यता की कई स्थानों से पत्थर से बने लिंग मिले हैं। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो लिंगों की भी पूजा करते थे। और कई इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि उन्हें जो थे भूत प्रेत का भी भय सताता रहता था, इसलिए वो इनकी भी पूजा करते थे। अब हम सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में हमारे पास कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, तो जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वो अनुमान पे ही आधारित है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो पुरोहित होगा वो राजा होगा, जिस प्रकार मेसोपोटामिया में होता था, किंतु हमें मंदिरों के संकेत भी नहीं मिले हैं। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो वहाँ का बृहद स्नानागार था उसके आसपास जो कमरे बने हुए थे, पुरोहित वहीं पे निवास करते होंगे और जो पुरोहित होंगे वही सभ्यता को चलाते होंगे। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता को बिना किसी केंद्रीय प्रशासन के चलाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ पे व्यापार का अभाव नहीं था, व्यापार बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित था। तो इन व्यापार संबंधी नियम बनाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर अवश्य होता होगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी नगर है वो नियोजित है, जितने भी घर है उनके आकार सेम है। तो इन सब घर संबंधी नियम बनाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होता होगा। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे राजा जरूर होगा। इसके अलावा बाटों में भी हमें एक रूपता देखने को मिलती है। तो इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जो वहाँ पे राजा होगा ही। फिर हम देखते हैं कि सभ्यता में शस्त्रों का अभाव था। तो इससे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वहाँ का जो राजा होगा वो लड़ाई झगड़ों पे भरोसा नहीं रखता होगा, वो सिर्फ चाहता होगा कि वहाँ पे समृद्धि आए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो जल निकासी की व्यवस्था थी, जो नालियाँ बनी हुई थी, इन सबको बिना किसी केंद्रीय प्रशासन के नहीं चलाया जा सकता है, बिना किसी राजा के आदेश के नहीं बनवाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं जो वहाँ के रोड थे, जो सड़क थी, उसके दोनों तरफ लाइट लगी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बिना राजा के नहीं हो सकती है। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं और हमें एक ऐसी आकृति भी मिली है जो एक पुरोहित राजा की आकृति, जिसे इतिहासकार बताते हैं। तो इतिहासकार अनुमान ऐसा लगा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक जीवन था और वहाँ पे राजा अवश्य होता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता को बिना किसी नियम के कोई नहीं चला सकता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में जो एक विशाल हॉल मिला है जो 27 गुना 27 मीटर का था, वहाँ पे एक निश्चित अंतराल पे चबूतरे बने हुए थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे राजा अपनी मीटिंग्स करता होगा अपने सभागारों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई राजा नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि यह जो सभ्यता थी जो इतनी फली फूली थी, जहाँ के लोग इतने समृद्ध थे, जहाँ पे सभी लोग खुशहाली से रहते थे, इनका व्यापार बहुत ही विदेशों से होता था, इनके कलाकृतियाँ इतनी बढ़िया थी, इनके पास शिल्प कला के बहुत अधिक उम्दा उदाहरण थे। तो इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया? तो इस सभ्यता के अंत के बारे में लेके इतिहासकारों में द्वंद्व है, क्योंकि सभ्यता के लिपियों को हमने पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहले व्हीलर और रोमिला थापर जैसे इतिहासकार हैं जो ऐसा मानते हैं कि सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण से हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा है कि कई स्थानों पे जगह जगह पे मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिला है कि हड्डियों के कंकाल है, मानव कंकाल हमें मिले हैं। तो रोमिला थापर और व्हीलर जैसे जो लोग हैं वो इतिहासकार जो है वो ऐसा मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का अंत हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऋग्वेद में को पढ़ के बताया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि आर्यों ने अपने जो राजा है इंद्र से हरियापुरम, अर्थात इतिहासकारों ने इसे हड़प्पा बताया है, पे विजय हासिल करने के लिए पूजा की थी। तो आर्यों का आक्रमण एक मुख्य बात बोली जाती है इतिहासकारों के द्वारा कि इन्हीं के आक्रमण से सभ्यता का अंत हुआ। किंतु एम.आर. साहनी, रॉबर्ट ए. राइकस जैसे जो इतिहासकार है वो इस सभ्यता के अंत को आर्यों के आक्रमण से नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि वहाँ से जो हमें मानव के कंकाल मिले हैं वो अलग अलग समय अंतराल के हैं, अर्थात उन पे जो टाइम डिफरेंस है वो ज़्यादा है, वो एक समय के लाश नहीं है।
तो आर्यों के आक्रमण से इतनी बड़ी सभ्यता का अंत नहीं हो सकता है। तो वो इस सभ्यता के अंत को बाढ़ को मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी, उस पर बाढ़ आई होगी, सिंधु नदी में उफान आया होगा और बाढ़ के कारण इस सभ्यता का नाश हो गया होगा। किंतु ये उतना अधिक सटीक नहीं लगता है, क्योंकि सभ्यता में हमने देखा है कि वहाँ पे जो घर बने हुए थे वो ऊंचे टीले पे बने हुए थे। तो बाढ़ की समस्या से पूरी सभ्यता का अंत होना मुश्किल है। फिर कई ऐसे इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि नदियों ने मार्ग परिवर्तन कर लिया। तो मुख्यतः हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा माना जाता था, जो सरस्वती नदी थी वो सिंधु नदी के साथ ही बहती थी और जो घग्गर नदी थी वो भी उधर ही थी। तो इन नदियों, ये नदी भूमिगत हो गई, अर्थात इन्होंने अपना मार्ग बदल लिया, या तो ये भूमि के अंदर चली गई, तो जिसके कारण वहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिला, कृषि समाप्त होने लगी और धीरे धीरे पानी नहीं मिलने के कारण लोग मरते चले गए और ये जो सभ्यता जो इतनी विकसित थी उसका अंत हो गया। फिर कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि समुद्र में उफान। तो इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जो पाकिस्तान का पश्चिमी भाग है वहाँ पे समुद्र में उफान आया होगा। जो सभ्यता का, अर्थात सभ्यता का जो पश्चिमी भाग था वहाँ पे उफान आया होगा समुद्रों में, और समुद्र से जो लवण की मात्रा होगी, जो नमक की मात्रा होगी, वो भूमि पे आ गई होगी। जो समुद्र से लवण की मात्रा भूमि पे आई होगी, जिससे कृषि कार्य बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हुआ होगा कृषि को, और भूमि पे जब लवण की मात्रा आ गई तो लोग धीरे धीरे, भूमि प्रदूषित होती गई और लोग धीरे धीरे मरते चले गए और सभ्यता का अंत हो गया। फिर इसके बाद जलवायु परिवर्तन। गुरदीप सिंह जैसे इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि सभ्यता की जलवायु पहले रहने योग्य थी, किंतु धीरे धीरे जो जलवायु थी वो शुष्क होती चली गई और लोगों को बदलते जलवायु में रहना लोगों से संभव नहीं हो पाया और वो समाप्त हो गए। तो यह जो है एक लगता है कि हाँ, जलवायु परिवर्तन से सभ्यता का अंत हुआ होगा। फिर ऐसे कई इतिहासकार हैं जो ऐसा बताते हैं प्रकृति का शोषण। लोग ऐसा बताते हैं कि बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लालची हो गए होंगे और उन्होंने प्रकृति का अधिक शोषण करना शुरू कर दिया होगा और वो प्रकृति का दोहन करने लगे होंगे, जिसके कारण प्रकृति का कहर बरपा होगा और वहाँ पे मौसम परिवर्तन हुआ होगा और सभ्यता समाप्त होगी। फिर कई ऐसे इतिहासकार हैं जो बताते हैं महामारी के। तो ये एक उपयुक्त महामारी का हो सकता है, क्योंकि उस समय सभ्यता में इतनी विकसित नहीं थी, सभ्यता की चिकित्सा प्रणाली इतनी विकसित नहीं थी, क्योंकि हमें कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि वहाँ पे औषधि की कोई हमें अंश मिले हो। तो इसलिए महामारी के कारण ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी महामारी फैली हुई जिसने पूरी सभ्यता को अपने चपेट में ले लिया हो और वो एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते ही थे आंतरिक व्यापार के लिए, तो जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान लोग, जैसे इस अभी हम देख रहे हैं हाल के दिनों में कोरोना, एक से दूसरे लोगों में जब लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो चाइना से भारत आया, तो ठीक उसी प्रकार उस समय भी सभ्यता में कहीं एक जगह महामारी फैली होगी और लोग ट्रेवल करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान गए होंगे और इससे पूरी सभ्यता चपेट में आ गई होगी और सभ्यता का अंत हो गया। फिर कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि व्यापार में कमी के कारण भी सभ्यता का अंत हो गया। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि समुद्र मार्ग में परिवर्तन के कारण व्यापार में कमी आई होगी। तो सभ्यता के जितने भी लोग थे वो सीमित संसाधनों पे आश्रित रहने लगे, जिसके कारण उन्हें संसाधन नहीं मिलने लगे और धीरे धीरे करते करते उनके जो संसाधन थे, जो अनाज थे, वो समाप्त होते गए और वो भूखमरी इत्यादि कारणों से मर गए। फिर हम देखते हैं कि कई इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि उनकी आंतरिक लड़ाइयों के कारण भी उनका नाश हुआ होगा। कई ऐसे इतिहासकार मानते हैं कि सभ्यता में जब व्यापार में कमी आई और प्रकृति का दोहन होना शुरू हुआ, तो जब अनाज की उत्पत्ति कम हुई तो लोग एक दूसरे की लूटमार करने लगे और धीरे धीरे करके वे समाप्त हो गए। तो जब तक इस सभ्यता के लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अब हम सभ्यता के लिपि के बारे में जानेंगे। तो सभ्यता की जो लिपि थी उसमें मुख्यतः 375 से 400 अक्षर है। तो सभ्यता की जितनी भी लिपि है वो हमें अभिलेखों पे उड़की हुई मिली है। तो जो जितने भी अभिलेख मिले हैं उस पे बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है, अर्थात जो भी अभिलेख हमें मिले हैं उस पे लंबे सेंटेंस नहीं है,
जो सबसे बड़ा सेंटेंस है उसमें 26 वर्ण है, और जो ये जितने भी वर्ण होते थे वो विभिन्न आकार के होते थे। जो 375 से 400 के करीब वर्ण है वो विभिन्न आकार के होते थे, और इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। तो हम जान इसके किंतु अब तक कई इतिहासकारों ने इसे पढ़ने की कोशिश की और वो सफल नहीं हो पाए। 90 के दशक में कुछ बिहार के इतिहासकारों ने ऐसा बोला था कि उन्होंने सभ्यता के लिपि को पढ़ लिया है, लेकिन फिर उसके बाद कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं हो पाई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी हमारी जानकारी है वो सिर्फ अनुमानों पे ही और स्रोतों पे आधारित है। धन्यवाद। इस भाग में जो भी चीज़ें अगर जो किसी को समझ में ना आई हो तो वो कृपया कमेंट में बताएं।